ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। अजीब बात है, आप समझते हैं सुप्पा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। ये आपकी फौज है। ये वर्दी पहने हुए 35-35, 40-40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, ज़ैगम खान साहब, सलमान आबिद साहब और हमें साथ हासिल रहेगा इस्माइल कासिम साहब का। नाज़रीन, आज का दिन मुल्क की सियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। कल रात से बड़ी बड़ी सियासी डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। मुल्क की तारीख में पहली बार और गैर मुतवक्के तौर पर आज खुफिया इदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मीडिया पर आए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीडिया पर आने की वजह भी बताई गई। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के पुरइस्रार कत्ल और इससे जुड़े हालात व वाक़यात से अवाम को तफसीली तौर पर आगाह किया गया और इदारे के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगेंडा को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। पसे पर्दा होने वाले अहम मामलात से पर्दा भी उठाया गया और साइफर और रजीम चेंज से मुतालिक सियासी जमात के बयानियों को झूठ पर मबनी भी करार दिया गया है और बताया कि मुल्क और इदारे के वसी तर मफाद में फौज ने खुद को आईनी किरदार तक महदूद कर लिया है और सियासत से बाहर निकल चुकी है। लेकिन सियासत में अदम मुदाखलत, गैर आईनी और गैर कानूनी काम ना करने पर इदारे को मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार और जानवर जैसे अलकाब दिए जा रहे हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं। पाक फौज के अफसरान ने सियासतदानों को मशवरा दिया है कि अपने सियासी तनाज़ात का हल मिल बैठ कर निकाला जाए। इस पर हम पहले भी बात करते हैं कि मिल बैठ कर बात होनी चाहिए और इदारों को इससे दूर रखें, ऐसा कहा गया। और इसी मुनासिबत से हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि फौजी अफसरान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई है। ज़ैगम खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आपकी इस हवाले से क्या राय है? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरी राय में ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और शायद लॉन्ग ओवरड्यू थी। हम देख रहे थे कि फ़ौज बहुत ही बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है जब वो अंडर अटैक आ रही है और इमरान खान साहब उन पर एक से एक नया इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक से एक नया नाम दे रहे हैं। ऐसा नाम जो बहुत ही सख्त है और जो मतलब हम समझते हैं कि शायद इससे पहले कभी फ़ौज के सरबराहों को इस तरीके से मुखातिब नहीं किया गया। और जैसे उन्होंने कहा कि हम सब कुछ हो सकते हैं, हम साजिशी नहीं हो सकते और हम गद्दार नहीं हो सकते। और ज़ाहिर है फ़ौजी गद्दार कैसे हो सकता है? अगर फ़ौजी गद्दार हो तो फिर मुल्क बाकी ही कैसे रह सकता है? और इमरान खान की सियासत के हवाले से भी मेरे ख्याल में कुछ कमेंट सामने आए। जो ISI के चीफ ने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है तो उन्होंने कहा कि मईशत है। तो जो जिनसे बात हो रही थी, जो लगता है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो उन्होंने कहा नहीं, असल मसला अपोजिशन है। यानी इमरान खान साहब का जो तर्स सियासत है अटैक करने का, साइफर के हवाले से पहले भी वो बात करते रहे, इनडायरेक्टली शुरू से बात होती रही है, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही डायरेक्टली उसको एक खोखला और मन घड़त नारा करार दे दिया। मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी लेट, यही अल्फाज उनको बहुत पहले इस्तेमाल करने चाहिए थे। इसमें मुझे तो पहले दिन से कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये नैरेटिव इमरान खान साहब ने बनाया, आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें तो वो लगता है उसका कोई सर पैर नहीं है। उसके अलावा मुझे लगा कि मिलिट्री ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। एक लाइन तो ये है कि हम सियासत में नहीं आएंगे, दूसरा लाइन ये है कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक तरफ तो ये कि जमहूरियत में जो आपको आज़ादियाँ हैं उसमें हम कोई खलल नहीं डालेंगे, आप अपनी जमहूरी जो हक़ हैं उनको इस्तेमाल करें, प्रोटेस्ट करें, जुलूस करें, जलसा निकालें, लेकिन इसको किसी इंस्टेबिलिटी की तरफ लीड नहीं करना चाहिए। यानी जिसको मैं यूँ कहूँगा मार्चेस ओके, लेकिन धरना उस तरह का जिस तरीके का ये 2014 में दिया गया या 2017 में टीएलपी ने दिया, उस तरह की हुकूमत पर दबाव डालने की और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की जो है वो हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं जो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सियासत से अलग कर रहे हैं। उन्होंने सियासतदानों को कहा कि आपस में वो बैठ कर बात करें। ये तो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर फ़ौज को अपने सियासत से बाहर रखना है तो सियासतदानों को आपस में तो रूल्स ऑफ द गेम्स भी तय करने होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है शुरू में फ़ौज की इसी बात से कि सियासत से ख़ुद को अलग कर रही है, इस बात को भी एक मौजू बनाकर सियासतदानों को और इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठना चाहिए। मेरे ख्याल इमरान खान साहब को इसको एटलीस्ट पार्शली वेलकम करना चाहिए। कुछ चीज़ें जिनसे उनको मना किया गया है अब उनको उन बातों का ख्याल करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को उन्हें दावत देनी चाहिए कि हम खुलेआम बैठते हैं, मैं भी और बाकी जमातें भी, और रूल्स ऑफ द गेम तय करते हैं कि किस तरीके से आप सियासत से बाहर रहें और किस तरीके से हम बिहेव करेंगे। सही। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फौज की जानिब से आज वाज़े तौर पर यह लाइन ड्रॉ की गई है कि सियासत से अदम मुदाखलत का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, उस पर ये फैसला कितना खुश आइंद है फौज की जानिब से? नहीं, ये फैसला तो बहुत इससे कबल आ जाना चाहिए था। इसमें कुछ बहुत देर कर दी इस फैसले के आने में, क्योंकि आप देखें कि मार्च से लेके अब तक जो जितनी चीमा गोइयाँ चल रही थीं और जितने तजब्जब का इस कौम के बेशतर अफराद शिकार थे और जिसकी वजह से हमारी मईशत को और हमारी अपनी साख को बैरून दुनिया में नुकसान पहुंचता रहा है। और मेरे साख से मेरी मुराद तो वो तो आपने खुद अभी जो दोनों हमारे जर्नल हैं उन्होंने इस चीज़ का जिक्र कर दिया कि हमारे इस मामले में, साइफर के मामले में हमें किस तरीके से क्या बोला गया वो सारा बता दिया गया है। उसमें उसके कंटेंट से हटकर अगर इसके मज़ीद इसकी गहराई में जाया जाए तो जिस अंदाज में और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दोनों जर्नलों की तरफ से, उसको आप बॉडी लैंग्वेज भी और जो कंटेंट्स हैं उसको भी अगर दोनों को हम उसका जायज़ा लें और तजिया करें तो ये महसूस होता है कि बिल्कुल बात उनके जो है सर से ऊपर पानी चला गया था। तो उन्होंने सोचा दो ही रास्ते अब निकलते थे उनके लिए। एक रास्ता तो ये था जो पहले हमारे मुल्क में होता रहा है कि जिस तरीके से पहले जमहूरी हुकूमतों को गिरा के और मुदाखलत करके किस तरीके से किया गया, क्योंकि वो ऑप्शन अप्लाई करने के लिए जो सरबराहान हैं फ़ौज के वो तैयार नहीं थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें जियो पॉलिटिकल अंसर भी शामिल है, उसमें मुल्की हालात भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा रास्ता ये था कि इस मुल्क के वासियों के, इस मुल्क में रहने वालों को कोई तो वाज़ेह पिक्चर मिले और उस वाज़ेह पिक्चर को सामने पेश करने के लिए ये एक इंतहाई अहम कदम उठाया। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फ़ौज में हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, बहुत सारी गलतियों को बर्दाश्त किया जा सकता है, बहुत सारी कोताहियों को बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर फ़ौज के आप सिपाही को या फ़ौज के जूनियर कमीशन अफसर को या फ़ौज के कमीशन अफसर को, लेफ्टिनेंट से लेके और जनरल तक, किसी को आप गद्दार कह दें तो वो उसके हाथ में बंदूक है तो वो चला देगा। इस लिहाज से वो उनके लिए बिल्कुल उनके जिस्म में करंट सा लग सकता है और ये करंट पता नहीं कितने दिनों से फौज बर्दाश्त कर रही है। सोशल मीडिया देखें, कैंपेन चले देखें इस पर, तो उस लिहाज से जो डीजी कहता था कि जी मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मुझे कोई था, और ऐसे ही होना चाहिए इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का। लेकिन आज किस मजबूरी के तहत और किस ज़रूरत के तहत और किस अहमियत के तहत उसको आना पड़ा, और जिस अंदाज में और जिस जेस्चर्स के साथ, जिस एक्सप्रेशंस के साथ जो बयानात किए गए। इसको एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ जो फौज की एक अंदरूनी बात है जो कि सीक्रेट नहीं है और मेरा कुछ तजर्बा रहा है इस मामले में। फौज में एक हर महीने एक पल्स रिपोर्ट जाती है हर बटालियन से, यानी सैकड़ों बटालियन है, उसमें से पल्स रिपोर्ट जाती है जिसको कहते हैं MSIR, जिसको कहते हैं मंथली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। उसमें होता क्या है, उसमें ये जितनी गुफ्तगू हम टीवी पर करते रहे हैं
तो पल्स फीलिंग को देखा जाता है। और जो आजकल पल्स फीलिंग आ रही होंगी, मुझे यकीन है कि इतनी दिल दहलाने वाली जनरलों के लिए और सरबराहान के लिए होगी जो फीलिंग सिपाह की है, और फौज कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और DGI ने आज इसको बिल्कुल बरमला कह दिया कि मैं इसलिए आया हूं कि जो मैं अपनी सिपाह को इस कर्म में, यानी अल्फाज इससे मिलते जुलते नहीं देख सकता, और फौज को आप सब कुछ जो गलती कर सकती है, लेकिन उसको गद्दारी या कंस्पिरेसी के मामले में आपको जी बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारी बातों को वाज़ेह किया गया है। सलमान साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो साइफर पे बयानिया बनाया गया था उसको भी साफ तौर पर झूठा करार दिया गया है, कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा टकराव की कैफियत नज़र आ रही है, उसकी वजह वही है जो हम अपने पिछले प्रोग्रामों में करते रहे हैं कि जो पसे पर्दा डायलॉग चल रहे थे इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के, जिसको बहुत से लोग डिनाई करते थे, उसका इमरान खान ने भी इतराफ़ कर लिया, आज इस्टेब्लिशमेंट ने भी इतराफ़ कर लिया कि डायलॉग चल रहे थे और वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए। और जब नतीजा खेज साबित नहीं हुए तो फिर हमें उसका एक रिफ्लेक्शन इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की डेट का, और फिर आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है DGISI की और DGISPR की, वो नज़र आई है। बेहतर होता कि पाकिस्तान के सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट मिल के मामलात को रिजॉल्व कर लेते और बात इस हद तक ना आती जो आज हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तान खड़ा है। दूसरी बात मेरे लिए जो परेशानी की बाइस है, अगर साइफर कोई हकीकत नहीं है तो फिर सवाल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ये 3 इजलास क्यों हुए थे? और ये छोड़ दें इमरान खान साहब को, उन्होंने तो चलो एक साजिशी बयानिया बना लिया। शहबाज शरीफ साहब की सदारत में जिस वक्त ये साइफर का इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उस इजलास की फिर क्या ज़रूरत थी? फिर क्या ज़रूरत थी इस बात की कि आपको अमेरिका के साथ एहतजाजी एक मरासला लिखना पड़ा? फिर क्या ज़रूरत थी इस बात की ये कहना कि जी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी? फिर क्या ज़रूरत थी इस बात की कि ये कहना पड़ा कि जी साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है? देखिए, ये चीज़ अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए ये चीज़ों को इस तरह से अगर हम पॉलिटिकली डील करेंगे तो फिर बहुत से सवालात तो जन्म लेंगे, लोग सवाल तो करेंगे, क्योंकि उसका एक नैरेटिव तो रीबिल्ड हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, अच्छा या बुरा, तो लोग सवाल तो उठाएंगे। लेकिन जो अच्छी बात है, अगर ये कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक पॉलिसी होगी कि फौज आइंदा पॉलिटिक्स के अंदर इंगेज नहीं होगी, लेकिन उसका भी कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। देखिए, मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस के अंदर है, और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला जो है वो सियासी नहीं है, एक रियासती क्राइसिस है। आज आपने उसकी रिफ्लेक्शन देख ली है उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के अंदर, एक रियासती स्टेट क्राइसिस है। और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, कोई कुछ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, इसका वे आउट मैं अब भी यही समझता हूं कि इनको बैठ के एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है, आप ये इलेक्शन ना करवाएं और इसी तरीके से ये क्राइसिस जो है वो जनरेट होता रहेगा एक दूसरे को। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर आती है, और बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई रिएक्शनरी माहौल नहीं पैदा किया और बड़े तहम्मुल के साथ उस चीज को डाइजेस्ट किया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो लॉन्ग मार्च कल से शुरू हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन क्या निकल के आता है, इसको पॉलिटिकली डील किया जाता है, इसको किस तरीके से आगे लाया जाता है, ये नॉन वायलेंट होता है, पीसफुली होता है, डेमोक्रेटिकली होता है, या इसके नतीजे में कोई एक नया बहरान जन्म लेता है? ये वो सवालात हैं जिससे आगे का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो रिविजिट होगा, वो तय होगा कि हम कहां जा रहे हैं और कहां खड़े हैं। बिल्कुल। इस्माइल कासिम साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी सारे इंकिशाफात किए गए, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं देखिए, सरप्राइजिंग था, गैर मामूली था और इंटरेस्टिंग था। नेवर इन द हिस्ट्री, तारीख में कभी नहीं देखा कि इंटेलिजेंस के हमारे चीफ जो हैं वो आके इस तरह की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, उसको अगर शायद एक्सप्लेनेशन भी कहा जाए तो कोई दूसरी राय उसमें नहीं होगी। मुझे सरप्राइजिंग इसलिए लगा बिकॉज दैट शुड नॉट बी डन। आप अपनी जब एक्सप्लेनेशन कोई भी बंदा या इदारा तब देता है जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क होता है, तो एक तो अगर कहीं अवाम के अंदर या पॉलिटिशियंस के अंदर या कहीं पे कोई एयर के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क था, तो अगर आप उसको इंस्टिल करना चाहते थे तो आपको उसको इग्नोर करना था, आपको प्रोडक्ट देनी थी। और प्रोडक्ट जो ही सारी जो कुछ थी कि न्यूट्रलिटी थी, तो आप न्यूट्रल रहते, जो भी बातें थी आप उनको प्रूव करते। उनको आके कहना और मुंह से कहना, तो मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग बात थी कि मेरी पाक फौज के जो तर्जुमान हैं या इंटेलिजेंस के इदारे वो कह रहे हैं हम गद्दार नहीं है। देखिए, ये गद्दार वाला वर्ड ना हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ज्यादा कॉमनली यूज हो गया। ठीक है, हम बहसीयत पाकिस्तानी
हम सवालात करना चाहते हैं। बट वन थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि ऑब्वियसली कि गद्दार वाली टर्म बहुत बड़ी टर्म है, तो हम उसको इतना फ्रीक्वेंटली को यूज नहीं करना चाह रहा। लेकिन मेरे लिए ये चीज बड़ी अजीब सी सरप्राइजिंग थी कि आप आगे खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हम गद्दार नहीं है। तो मतलब ये तो नहीं बनता कि आप कोई इस तरह से लेके चल रहे हो। बाकी जो ओवरऑल जो सिचुएशन बनती जा रही है वो ठीक नहीं है। थिंग्स आर नॉट हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। मुझे नहीं पता कि पॉलिसी मेकिंग कहाँ पे हो रही है, बिकॉज मेरी एजेंसीज या मेरे मुल्क की जितनी भी पाक अफवाज आपके समय जो इल्जाम तराशी की जा रही थी वो अब रुक जाएगी? नॉट एट ऑल, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी आपको एक चीज यहाँ पे स्टेट करता हूँ। मैं अरशद शरीफ के आज जनाजे पे मौजूद था, और जनाजे पे जाने के टाइम पे से पहले ये प्रेशर जब आया है और ये अवाम सुन चुकी थी, तो अवाम के अंदर जो गमो गुस्सा था, गमो गुस्सा मैं एक्चुअली कोट कर रहा हूँ बिकॉज वो इदारों की तरफ से कोट होता था, वो अवाम के अंदर नजर आ रहा था। क्योंकि इतनी इमोशनल वहां पे ऑब्वियसली इमोशंस इस टाइम पूरे जज्बातियत बहुत ज्यादा थी, जज्बात बाहर आ रहे थे, और उससे कुछ मिनट पहले आप ये वाली बयानात देते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं रिजर्वेशंस को अवाम के उसी जो गुस्सा था वो और ज्यादा एस्केलेट होता गया। अब लाखों का मजमा हो और उनकी, मैं तो कई चीजें तो यहाँ पे कोट भी नहीं कर सकता, लेकिन कई वहां पे अजीब अजीब किस्म की बातें कुछ तो थी कि अर्शद तेरे खून से इनकलाब आएगा, ये वाला कुछ ठीक था, लेकिन कुछ नारे अजीब से लगना शुरू हो गए। मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा, गलत थे, लेकिन वो लग रहे थे। अब लाखों लोग जब ये लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रेस रिलीज था उसकी एक तो टाइमिंग बड़ी गलत थी, लॉन्ग मार्च भी आ रही है, उसके पॉलिटिकल उसके अंदर एंगल नजर आया, और वहां के अंदर ये भी क्वेश्चन आए कि वाई नाउ, अभी आज ही क्यों, और इतनी देर गुजरने के बाद अगर 9 अप्रैल से लेकर अब तक आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क जो थे वो कम नहीं हुए, वो बढ़ गए हैं सैडली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात की जाती है हमेशा मिलकर बात करने की, तनाज़ात हल करने की, लेकिन इस मुल्क में कितना मुमकिन है कितना नहीं। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस हवाले से लॉन्ग मार्च जो कि कल होने जा रहा है उसके मकासद क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे, इमरान खान कल से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज लाहौर से होगा और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज कुछ देर पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उनका एक बड़ा यू टर्न देखने में आया है। वैसे तो उन्होंने बहुत से यू टर्न लिए हैं, लेकिन अभी जो पैगाम सामने आया है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का मकसद हुकूमत गिराना है या सियासी मकसद हासिल करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है ताकि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो। इसी हवाले से हमारा सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च से पहले, चंद घंटे पहले, इमरान खान का ये बड़ा यू टर्न, आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर जमील साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे पहले आप क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा यू टर्न है? पहले कहा जा रहा था हुकूमत गिराने के लिए है, हकीकी आज़ादी मार्च है, अब ये कहा जा रहा है इसके मकासद तो कुछ और हैं। नहीं, देखिए, अहदाफ तो हुकूमत गिराना का कम नज़र आता है। इसके अहदाफ तो मुख्तलिफ थे, और ज़्यादा जो रस्सा कशी हो गई थी वो इस्टेब्लिशमेंट से हो गई थी, इमरान खान की, और जिसका कि आज बड़ा नुमाया इजहार किया गया हमारे ISPR के और ISI के सरबराहों की तरफ से। तो अब तो बात जो हम वैसे इशारों में डिस्कस किया करते थे, आज खुद वो मंजर-ए-आम पर आ गई है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में आ गई है। तो यू टर्न जो आज आप समझ रहे हैं यू टर्न, उसमें इसके इशारे पहले भी मिल रहे थे कि इस किस्म की बात आगे चल के इमरान खान कर सकते हैं। और पहले सिर्फ हुकूमत की बात कर रहे थे, लेकिन पसे पर्दा कुछ और बात थी। आज उन्होंने जिक्र कर दिया, और उसके पीछे भी बात यही है कि जो नैरेटिव एक बिल्ड किया है, जिस नैरेटिव के तहत उन्हें मोबिलाइजेशन में थोड़ी ज़्यादा सहूलत हो रही है, उस नैरेटिव को मध्यम अंदाज में तो पेश कर सकते हैं, उस नैरेटिव को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली मकसद क्या है इसका? मकसद इसका क्या है कि हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। तो फिर तो वो अभी तक कायम है ना, अपने साइफर वाले जो नैरेटिव था उस पर इसका मतलब कायम है कि बाहर से हो रहे हैं। इसका मतलब तो कायम है कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से जो कहते रहे हैं इमरान खान साहब कि उसकी वजह से पाकिस्तान में होने चाहिए। तो फिर तो वो अभी तक कायम है ना, अपने साइफर वाले जो नैरेटिव था उस पर इसका मतलब कायम है कि बाहर से हो रहे हैं। इसका मतलब तो कायम है कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से जो कहते रहे हैं इमरान खान साहब कि उसकी वजह से ये हुकूमत लाई गई। और आज उसकी आपने वाज़ेह मिसाल भी देख ली कि कहा गया है आर्मी की तरफ से, दोनों अपने अपने इदारों के सरबराहान की तरफ से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मार्च में कहा गया आर्मी चीफ को कि ये आप एक्सटेंशन ले लें, और वो उस वक्त कहा गया जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव बिल्कुल अपने उरूज पर थी और आ रही थी। तो उससे भी जाहिर होता है, और बाकी चीज़ें तो गुफ्तगू हो चुकी हैं कि
दिन की रोशनी में क्या बात होती थी और रात के अंधेरों में किस तरह मिला जाता था, वो तमाम चीज़ें, जब वो तमाम मामलात कामयाब नहीं हो सके तो वो नैरेटिव जो है उसको अभी किसी और अल्फाज में पेश कर दिया गया है कि ये जो फैसले हो रहे हैं वो इसके पीछे ज़ाहिर सपोर्ट जिनको इल्ज़ाम रख देते रहे हैं, उनको इल्ज़ाम किसको देते रहे हैं साइफर के मामले में, क्योंकि इस यू टर्न का ज़्यादा ताल्लुक यही है उसी नैरेटिव से जिस नैरेटिव को कि फॉरेन इंटरफेरेंस से ये हुकूमत लाई गई है और फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए में वो एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करते रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बयान यू टर्न। अब रहा सवाल कि लॉन्ग मार्च, कल का लॉन्ग मार्च फैसल वाडा ने इस मामले में काफ़ी तफसील से बताया और उनकी आंखों में तो नज़र आ रहा है और उनकी नज़रिए के मुताबिक तो उनको जनाजे नज़र आ रहे हैं, उनको खून रेजी नज़र आ रही है, उनको इम्पॉर्टेंट लोगों की असैसिनेशन नजर आ रही है। ये फैसल वाडे की तरफ से बात हो रही है। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर निकलते हैं तो उसमें अफरा तफरी फैल सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। ज़ैगम खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फैसल वाडा की जानिब से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको लगता है कि आज का जो बयानिया बदला गया इस लॉन्ग मार्च को लेकर, ये उसी तनाजुर में है? देखिए, मैंने फैसल वाडा साहब को ना उस वक्त सीरियस लिया था जब वो इमरान खान के साथ थे और ना अब सीरियस ले रहा हूँ जब इमरान खान के साथ उनका साथ मशकूक है। उन्होंने जिस तरह से एग्जैजरेट किया और जिस तरह से उनको खून की बू आई, मुझे कोई खून की बू नहीं आ रही। इंशाल्लाह एक पुरअमन मार्च होगा। बड़े बड़े मार्च जमहूरियत का हुस्न होते हैं, वो आए। सिर्फ एक बात जो तशवीश वाली है वो मार्च से नहीं है बल्कि सिट-इन से है और सिट-इन से उनका ताल्लुक ये है कि इमरान खान जिस तरीके से दबाव डाल के निगोशिएट करना चाह रहे थे और शायद करना चाह रहे हैं दो इशूज़ पर। एक इशू उनका ये है कि जो नवंबर में तैनाती होनी है उस पर वो इन्फ्लुएंस करें और दूसरा इशू इनका ये है कि उनको मर्जी की इलेक्शन की डेट मिले, इलेक्शन जल्दी किए जाएं। तो उसके लिए ज़ाहिर है पुरअमन मार्च से तो मसला हल नहीं होगा जब तक कि वो इस्लामाबाद में आके कोई थ्रेट क्रिएट नहीं करेंगे 2014 की तरह या 2014 से बढ़कर कुछ तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे कि हुकूमत बहुत मुश्किल में आ जाए। मेरे ख्याल उस सूरत हाल के लिए एक तो उनको बहुत सख्त मैसेज आज दे दिया गया है और उसमें मेक और ब्रेक जो था वो ये था कि क्या विफाकी हुकूमत को पैरामिलिट्री फोर्सेस की यानी एफसी वगैरह की सपोर्ट हासिल। जी ज़ैगम खान साहब, आपसे इस हवाले से राय बात हो रही थी इस हवाले से कि इमरान खान जो कि अपने बयानिए पर अब यू टर्न ले चुके हैं, उस पर क्या वजूहात हैं, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से सलमान साहब आप क्या कहेंगे? जो बयानिया बनाया गया था अब उससे तो यू टर्न ले लिया गया है। देखिए, अभी जमील साहब ने कहा है इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो पब्लिकली इस वक्त हाजिर है। अब उसमें बार बार आप कहें ना कि उसने यू टर्न ले लिया, आज भी उन्होंने बात की है एक जगह के ऊपर, वही उनके स्टांस है जो वो कह रहे हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल लीडर है, उसने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को रिविजिट करना होता है, रीबिल्ड करना होता है। उसमें वो कहीं फ्रंट फुट पे जाता है, कहीं बैक फुट पे जाता है। अब इमरान खान साहब जो धरना लेके जा रहे हैं, जिसको आप लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, अब बुनियादी देखिए ना उनका नारा क्या था। उनका नारा तो ये था कि वो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि जितनी निगोसिएशन हमारी चल रही थी जो नाकाम हो गई है वो एक ही नुक्ते के ऊपर थी ना कि जी अर्ली इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। अब उस पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका उनके साथ। अच्छा, खुद एस्टैब्लिशमेंट ने भी कह दिया इत्तेफाक नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब एक बड़ा दबाव क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक लाखों को लोगों को लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। जा पाते हैं, नहीं जा पाते, लोग उनके साथ आते हैं, नहीं आते हैं, कितने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, कितने लोग मोबिलाइज नहीं होते हैं, ये अगले कुछ दिनों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि जब वो 4 तारीख को इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो उनके साथ क्या सलूक भी होगा और वो कितने लोगों के साथ जाएंगे। और देखिए, पॉलिटिक्स में ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो है ये बहुत होती रहती हैं। बिलावल साहब भी तो लॉन्ग मार्च लेके गए थे ना लाहौर, अपना कराची से इस्लामाबाद की तरफ। फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया था, मरियम नवाज भी जा रही थी लॉन्ग मार्च के लिए। तो पॉलिटिक्स में इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात जो कही है अब ज़ैगम ने कि ये पीसफुल होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। आप पॉलिटिकली अपने मुतालबात रखें, डिमांड रखें, और अगर कहीं इत्तेफाक हो जाए इलेक्शन के ऊपर तो ठीक है, नहीं भी होता तो इमरान खान साहब के पास तो सियासी मैदान मौजूद है ना। इस वक्त तो ये 13 जमातें जो हैं ये सियासी तौर पे तो यतीम है इमरान खान के सामने। हमने 2 इलेक्शन देख लिए हैं और दोनों इलेक्शन के नताइज भी पता चल गए हैं। तो इलेक्शन आप अगर नहीं करवाते मार्च अप्रैल में तो आपको सितंबर अक्टूबर में तो इलेक्शन करवाना है। और उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इमरान खान का जो बयानिया था उसे अवाम ने रिजेक्ट करके उठा के फेंक दिया है या इमरान खान के बयानियों को उन्होंने कबूल कर लिया है। तो जो अवाम फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे चलें। सवाल सिर्फ एक है
कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन जिसकी बात आज की भी गई है कि जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, अवाम को यह हक दे दे, अवाम अपनी मर्जी की क़यादत का इंतखाब करे, एक शफाफ इलेक्शन करवा दे ताकि पाकिस्तान एक सुरखरू हो सके, क्योंकि माजी में तो हमने कोई शफाफ इलेक्शन देखे नहीं है, तो वो शफाफ इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो हल हो सकता है। ज़ैगम खान साहब, आपसे दोबारा आपको मौक़िफ़ लेना चाहूंगी क्योंकि उस वक्त कुछ एक अहम खबर थी जो कि अनाउंस करना जरूरी थी, बताइएगा आप उस वक्त क्या फरमा रहे थे? देखिए, आपने T20 की खबर दी। मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को भी जब हुकूमत से निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो भी एक T20 खेल कर जो नई हुकूमत थी उसको आउट करना चाह रहे थे, और अब भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच ही होगा। इमरान खान साहब को अभी वेट करना पड़ेगा, और ये उनका दूसरा मकसद भी शायद उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा नहीं होगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, पहला मकसद उनका एक तैनाती पर असरअंदाज होना था, वो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती, और दूसरा मकसद अर्ली इलेक्शन था। और मैं सलमान साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और इमरान खान साहब को भी सलमान खान साहब की बात को सुनना चाहिए कि 3-4 महीने से कोई क़यामत नहीं टूटेगी। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, अवाम उनके साथ हैं तो कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता, और किसी को उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुले, और मुज़ाकरात का रास्ता खुलने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान पार्लियामेंट्री अपोजिशन का रोल प्ले करें, वो वापस पार्लियामेंट में आए, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस पार्लियामेंट्री प्रोसेस हैं। ये तय करना है कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे कि सबको उस पर एतमाद हो, इलेक्शन के बाद किस तरीके से होगा, क्या इलेक्शन के बाद भी इमरान खान वापस इंतकामी तर्ज पे जाएंगे, इंस्टेबिलिटी जारी रहेगी, या क्या ऐसा तरीका हो कि इंस्टेबिलिटी इलेक्शन के बाद खत्म हो जाए, इलेक्शन से ऑटोमेटिकली इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। इस्माइल कासिम साहब, आप क्या कहेंगे, इस यू टर्न के बाद के लॉन्ग मार्च पर कोई असर पड़ेगा? Even very respectfully, I disagree with the question. कोई यू टर्न तो है ही नहीं, कैसे यू टर्न है? 9 अप्रैल के बाद से उनका एक ही बयानिया था, जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट उन्होंने अवाम के अंदर उजागर किया था, उसके अंदर वो एक ही चीज बार बार कह रहे थे कि मैं फॉरेन इंटरफेरेंस कबूल नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, हमें कोई लेकिन भी इसमें सब कहा तो ये भी जा रहा था ना कि हुकूमत गिरा दी जाएगी, इंतखाबात की बात की जा रही थी, तो इस वक्त उनके मकासद बदल गए? नहीं, मकासद बिल्कुल नहीं बदले। देखें, जो आज सुबह की आप प्रेसेस की आज सुबह की बात कर रहे थे ना, ये उसका जवाब है थोड़ा सा, ठीक है? उनका ऑब्वियस स्टेटमेंट तो नहीं देनी होती किसी ने। उन्होंने जो अब कहा है कि मुदाखलत की जो बात है कि फैसले यहाँ पे होंगे, वो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते। ही जस्ट डज नॉट वांट कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो इदारों की जानिब से हो। ये ढके छुपे लफ्जों में वो उन्होंने सामने पुट फॉरवर्ड किया, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि यू टर्न आ गया तो वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। यू टर्न खान साहब ने बहुत लिए होंगे, ये यू टर्न नहीं है, बिकॉज यही बयानिया वो लेके पहले दिन से चल रहे हैं, इसी के ऊपर अवाम उनके साथ है। यही अवाम है जो कि मैस उनको फॉलोइंग मिली है, वो इसी बात पे मिली है कि 75 साल गुजर चुके हैं, हमारी बस हो चुकी है, हमें अपनी फैसले खुद करने दो। अमेरिका हो, कोई भी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, हमें किसी ब्लॉक की तरफ चूज नहीं जाना, हमें न्यूट्रल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए। यही बातें थी जो कि अवाम को अच्छी लगी थी। तो घर के अंदर की बातें नहीं, मैं भी बाहर की बात कर रहा हूँ। और अंदर की भी अगर बात कर लें तो वो मतलब कि ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने वही बयान दिया है, इट वाज अ रिस्पांस टू द अर्लियर स्टेटमेंट्स मेड बाय द एजेंसीज। तो इसमें यू टर्न तो नहीं है, इन शॉर्ट, जो कि आपका क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर लॉन्ग मार्च देखिए तो 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, जो उन्होंने कहा है। नंबर 1 कि इट विल बी अ पीसफुल मार्च। नंबर 2 उन्होंने कहा हम डी चौक की तरफ नहीं जा रहे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 3 उन्होंने कहा है कि जहाँ पे अदालत ने जिन जगह पे हमें अलाउ किया, हम वहां जाके जलसा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, उनका हक है, उनको करने दें। पिछली हुकूमत, जब उनकी हुकूमत थी, वहां पे 3-4 लॉन्ग मार्चेज हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 किए थे, बीबी ने मरियम ने किए थे, बिलावल भुट्टो ने किए थे, तो करने दिए थे किसी ने, तो आप करने दें, इनको भी करने दें, उनका आईनी हक है, वो इससे हटके तो कोई और बात नहीं कर रहे। इसमें सब आपको मौक़िफ़ आके एक्सपर्ट्स की राय आपने यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सियासतदान अपनी सियासी तनाज़ात मिल बैठकर हल करने की अहलियत रखते हैं या नहीं। इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फौजी अफसरान की जानिब से, और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुल्क में सियासी मुदाखलत से साफ तौर पर इनकार किया गया है। कहा गया है कि सियासी तौर पर मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे मुल्क के सियासतदान इतने अहल हैं कि अपने सियासी तनाज़ात मामलात खुद हल कर सकें? ज़ैगम खान साहब, आप क्या कहते हैं? मैं ये चाहूँगा कि सवाल को थोड़ा सा बड़ा करें।
मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, मसला है पाकिस्तान की अशराफिया का, जिसका एक हिस्सा सियासतदान है और दूसरा हिस्सा वो हैं जो रियासत के साथ काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तनाज़ा सिविल मिलिट्री रहा है और दूसरा मसला सियासतदानों के माबैन आपस के इख्तलाफात और झगड़े हैं। और नतीजा ये है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो हुक्मरान अशराफिया है, जिसमें ये सब लोग शामिल हैं, वो रूल्स ऑफ द गेम तय करने में नाकाम रहे हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि तमाम बिल्कुल ज़ैगम खान साहब ऐसा ही है। सलमान साहब आप क्या कहेंगे? सियासतदान मिलकर तय करें। देखिए बात बड़ी सादी सी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं ख़ास तौर पे, जैसे ज़ैगम ने कहा मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, लेकिन एक बात है, आज बहुत से लोग जो हैं सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जश्न मना रहे हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, और बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, क्योंकि उसका उनका पॉलिटिकल बेनिफिशियरी वो हैं सारे कॉन्टेक्स्ट के। इमरान खान साहब एक और तरीके से हैं, कल इमरान खान साहब जश्न मना रहे थे, आज की हुकूमत उस वक्त कुछ और कह रही थी। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये एक अपॉर्चुनिस्ट किस्म का जो रोल प्ले करती है ना, उसकी वजह से हम जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने का सबब बनते हैं। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी देखें ना, अभी फौज बार बार कह रही है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपना दामन बचाना चाहते हैं सियासत के मामले से। हमें एक मिसाल दे दी जाए कि मार्च से लेके अब तक अगर कहीं कोई मुदाखलत हुई है, इसका मतलब ये है कि पहले यकीनन हम भी जानते हैं, फौज भी जानती है कि पहले इसको मुदाखलत करनी पड़ती थी या मुदाखलत होती थी, या हमारे सियासतदान घर से बुला के मुदाखलत करवाते थे एक दूसरे के खिलाफ, और वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि रुका नहीं है। अब भी वो कोशिश जारी रहेगी सियासतदानों की। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, टाइम कम है, लेकिन अब क्योंकि फौज ने ये फैसला कर लिया है तो इतनी आसानी से रिवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस्माइल साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ऑब्वियसली बेसिक से जिसका जो इदारा उसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, और दूसरों की डोमेन के अंदर जाने की कोशिश मत करें। आप वो नुकसान ही होता है, ओवरऑल नुकसान होता आ रहा है और 75 साल से हो रहा है। बस कर दें, फॉर वंस लेट इट चेंज। जी इस्माइल साहब ठीक हो गया। एक्सपर्ट आपने जानी आज के एक्सपर्ट प्रोग्राम से इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।